डियर स्टूडेंट, आज हम 11th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 11 जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स है उसका सेकंड पार्ट वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने जो इंट्रोडक्शन है वो देखा था, जो अलग अलग टाइप की प्रोसेस हैं, जैसे सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ओस्मोसिस हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ी है। तो सेकंड पार्ट में हम मेनली जो वाटर है, वाटर की वजह से होने वाली जो दो इंपॉर्टेंट फिनोमिना है उनसे स्टार्ट करेंगे, जैसे प्लाज्मोलाइसिस और एक इम्बाइबिशन। उसके बाद देखेंगे कि वाटर है जो रूट्स के द्वारा किस तरीके से एब्जॉर्ब किया जाता है, कौन से पाथवे हैं वो काम करते हैं, और उसके बाद जो एब्जॉर्ब्ड वाटर है वो प्लांट के अलग अलग पार्ट में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो वो हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्लाज्मोलाइसिस से। बिहेवियर ऑफ प्लांट सेल्स डिपेंड ऑन सराउंडिंग सॉल्यूशन। जो प्लांट की सेल्स होती हैं उनका जो बिहेवियर है, बिहेवियर का मतलब जो वाटर कंटेंट वगैरह वो कम लेंगी ज़्यादा लेंगी, वो उनके सराउंडिंग मटेरियल पे, सराउंडिंग सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड। वो सॉल्यूशन, हाइपर का मतलब ज़्यादा, टोनिक का मतलब कंसंट्रेशन। वो सॉल्यूशन जो प्लांट सेल जब किसी सॉल्यूशन में रखी जाती है, तो बाहर का सॉल्यूशन यदि हायर कंसंट्रेशन लिए हुए हैं, जिसकी वजह से जो सेल्स हैं उनसे जो वाटर है वो बाहर की तरफ निकलता है एक्जोस्मोसिस के द्वारा, और जो सेल्स हैं वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाती हैं, सिकुड़ना शुरू हो जाती है। उस प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्ड अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो मूवमेंट है वाटर की वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस होती है, क्योंकि ऑस्मोसिस है। और मूविंग फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू एन एरिया ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल। तो इसमें क्या होएगा, हाई वाटर पोटेंशियल जो कि सेल के अंदर है, क्योंकि बाहर का सॉल्यूशन हाईली कंसंट्रेटेड है, क्योंकि उसके अंदर जो हमने सॉल्यूट ज़्यादा मात्रा मिला रखा है, जिसकी वजह से उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो कम है। तो आउटसाइड सेल क्या है, वाटर पोटेंशियल कम, अंदर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा। तो एक्जोस्मोसिस मतलब बाहर की तरफ है वाटर की मूवमेंट, वो होगी सेल से। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म। जब बाहर का जो सॉल्यूशन है वो अंदर का जो मटेरियल है साइटोप्लाज्म का, उसके साथ जो उसकी कंसंट्रेशन है वो बैलेंस हो जाती है, जो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है, जिसकी वजह से ऑस्मोसिस नहीं होती है। तो नो नेट फ्लो ऑफ वाटर इनसाइड और आउटसाइड, जिसकी वजह से कोई भी जो वाटर की मूवमेंट है वो ना तो सेल के अंदर जाएगा वाटर, ना सेल के बाहर जाएगा। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन किया जाता है। तो ऐसी सेल को फ्लैसिड सेल बोलते हैं, जो कि अपने नॉर्मल सेल साइज को मेंटेन रखती हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ये क्या होते हैं? एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर डाइल्यूट देन द साइटोप्लाज्म। तो बाहर का जो सॉल्यूशन है वो कम, हाइपो मतलब कम होता है, टोनिक कंसंट्रेशन। तो बाहर का सॉल्यूशन जब कम कंसंट्रेशन लिए होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे ऊपर वाले का जो फर्स्ट वाले केस का अपोजिट रहेगा, और यहाँ पे एंडोस्मोसिस का मतलब है वाटर बाहर से सेल के अंदर मूव करेगा। और ट्रिगर प्रेशर इज बिल्ट अगेंस्ट वॉल। तो जो एक ट्रिगर प्रेशर, जैसे जैसे वाटर एंटर करता जाएगा तो उसकी वजह से जो वाटर की अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर है वो वाल्स के ऊपर लगना स्टार्ट हो जाएगा अंदर वाली तरफ से, जिसकी वजह से जो सेल है वो टर्जिड सेल कहलाती हैं, मतलब फुली हुई सेल बोल सकते हैं थोड़ी सी। और रिस्पॉन्सिबल फॉर एनलार्जमेंट एंड एक्सटेंशन ग्रोथ ऑफ सेल। तो इस प्रोसेस के द्वारा जो सेल है वो अपने साइज में इंक्रीज करती हैं और सेल का जो ग्रोथ है वो बढ़ता है। सेल डज नॉट रप्चर बिकॉज ऑफ रिजिडिटी ऑफ सेल वॉल। तो इससे सेल है वो रप्चर तो नहीं होती है, मतलब फूटती तो नहीं है, क्योंकि जो सेल वाल है वो काफ़ी मजबूत होती है, वो उसको ब्रस्ट होने से बचाती है। प्रेशर पोटेंशियल, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्रोटोप्लास्ट ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर अगेंस्ट रिजिड वाल्स। ये हमने पहले भी देखा था कि जो वाटर जब लगातार एंटर करता जा रहा है एंडोस्मोसिस के द्वारा, तो उसकी वजह से जो प्रेशर लगाया जा रहा है वाल्स के ऊपर, जो सेल वाल है उसके ऊपर, तो उसी को हम प्रेशर पोटेंशियल बोलते हैं। तो यहाँ से हम अलग अलग स्टेज वो देख सकते हैं। नॉर्मल सेल है ये, और इन सीपियंस प्लाज्मोलाइसिस के अंदर हम क्या देखते हैं, जब इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो वाटर बाहर मूव करता है, जिसकी वजह से जो सेल है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाती है। और जो किनारों से हम देख सकते हैं, किनारों से कुछ स्पेस है वो खाली रह जाता है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ थोड़ी थोड़ी कुछ जगह से वो इनवर्ड साइड में चली जाती है, कॉर्नर से जरूर चली जाती है वो। वैसे तो सेल वाल के साथ चिपकी होती है, इसलिए बिल्कुल एक जगह पे इकट्ठी नहीं होती। और जबकि एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस के अंदर क्या होता है, जो और ज़्यादा जो प्लाज्मोलाइसिस होती चली जाती है, और उसके बाद जो सेल है वो और अपनी जगह है वो कंस्ट्रिक्शन, वो मतलब श्रिंक होती रहती हैं, और लास्ट में जो प्लाज्मोलाइसिस के एंड में क्या रहेगा, जो
सेल है बिल्कुल एक जगह पे है, अपना जो मटेरियल है वो इकट्ठा कर लेती है, जिसमें जो हम देख सकते हैं जिसका सेंट्रल वैक्यूल है वो भी कम रह जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा होता है नॉर्मल सेल में, लेकिन उसका जो मेन कंटेंट है वाटर होता है, वाटर बाहर निकल गया तो वो बिल्कुल कंसंट्रेटेड स्ट्रक्चर भी रह जाती हैं, तो इसको प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। और जब इसी सेल को हम वाटर के अंदर रखते हैं तो वो अपने नॉर्मल सेल को वो क्या कर लेती है, नॉर्मल शेप को रिगेन कर लेती है, उसको डीप्लाज्मोलाइसिस बोला जाता है। और यदि ऐसे सॉल्यूशन के अंदर हम रखेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, तो इसके अंदर क्या होगा, जो नॉर्मल सेल रहेंगी उसको फ्लैसिड सेल बोला जाता है, मतलब नॉर्मल जिसकी शेप रहती है। तो इसमें प्लाज्मोलाइसिस के बारे में हम मेनली डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी का ही केवल डायग्राम दिया गया है। उसके बाद है इम्बाइबिशन। तो ये क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, विशेष प्रकार का डिफ्यूजन होता है जिसके अंदर जो वाटर है वो सॉलिड सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, का मतलब है हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन की तरफ जो वाटर मूव करता है, कोलॉइड काजिंग दैम टू इंक्रीज इन दियर वॉल्यूम, जिसके अंदर जो किसी भी सॉलिड सब्सटेंस है उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। सीड एंड अदर सच मटेरियल्स हैव ऑलमोस्ट नो वाटर एंड एब्जॉर्ब वाटर इजीली। तो जो सीड होते हैं तो वो उनके अंदर वाटर बिल्कुल नहीं पाया जाता, और इसलिए वो जल्दी से जल्दी, मतलब बिल्कुल कम वाटर पाया जाता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा जो वाटर है आसानी से एब्सोर्सित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड एफिनिटी बिटवीन एब्जॉर्बेंट एंड लिक्विड इम्बाइडेड इज एसेंशियल कंडीशन। तो इस केस में जो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है वाटर एक जगह पे ज़्यादा है दूसरी जगह पे कम है, और कितना डिफरेंस है उनके बीच में। और एफिनिटी का मतलब है सॉलिड कितना आसानी से जो वाटर है उसके पार्टिकल को पकड़ सकता है, कितना जल्दी वो एब्जॉर्ब कर सकता है। तो एब्जॉर्बेंट का मतलब है वही बात है सॉलिड पार्टिकल, और लिक्विड का मतलब है जो हम जिस भी पार्टिकल को वाटर है या उसको इम्बाइब करवा रहे हैं, तो उनके बीच में एफिनिटी बड़ा रोल प्ले करती है। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कितना उनके बीच में, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उतना ही ज़्यादा इम्बाइबिशन शो किया जाएगा। उसके बाद है क्लासिकल एग्जाम्पल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड एंड ड्राई वुड। तो हम मेनली जो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम जो कई बारी जो सीड वगैरह है जैसे ग्राम सीड है उनको भिगो के रख देते हैं पानी में, तो उनका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। इसी प्रकार से जैसे रेनी सीजन में जो लकड़ियाँ वगैरह होती हैं वो भी सेप उनका जो साइज है वो बढ़ जाता है, जैसे खिड़की दरवाजे वगैरह हैं वो रेनी सीजन में थोड़ा सा बंद अच्छे से नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह क्यों, जो लकड़ी के दरवाजे होते हैं खासकर, तो क्योंकि उनकी जो जैसे ही पानी वगैरह लगता है तो वो अपना वॉल्यूम है उनको इंक्रीज कर लेते हैं। सिग्निफिकेंस क्या होता है इम्बाइबिशन का, सीडलिंग would not able would not have been able to emerge out of the soil into open विदाउट इम्बाइबिशन। यदि इम्बाइबिशन नहीं होएगा तो जो सीडलिंग है, मतलब जो सीड हम मिट्टी में उगाते हैं, तो वो मिट्टी की परत को हटा के बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इम्बाइबिशन की वजह से ही उसके अंदर वो पोटेंशियल आता है जिसके द्वारा वो मिट्टी को हटा पाता है अपने ऊपर से। और उसके बाद प्रेशर दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्वेलिंग ऑफ वुड, जैसे हमने देखा लकड़ी फूल जाती हैं पानी लगते ही, तो उसको बहुत टाइम पहले से ही जो मैन है वो चट्टानों को तोड़ने के लिए, तो चट्टानों तक चट्टान है इतने मजबूत होते हैं, जो लकड़ी या पानी एक बार यदि एब्जॉर्ब कर लेती है और यदि उसको चट्टान की दरार में हम फंसा देते हैं और उसके अंदर डालेंगे और उसके बाद वाटर उससे एब्जॉर्ब करवाएंगे, तो क्या होएगा कि जो जैसे जैसे उसका वॉल्यूम बढ़ता रहेगा तो वो दरार है वो ज़्यादा बढ़ती रहेगी, और जो बाउल्डर्स वगैरह जो शिला खंड होते हैं बड़े बड़े, जो शिला जो पहाड़ के टुकड़े होते हैं उनको भी मूव करवाने में जो इंसान है काफ़ी टाइम पहले से ही इनको एक इम्बाइबिशन प्रॉपर्टी को यूज करता आ रहे हैं। तो इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो सोयाबीन है उनको हमने रखा है एक मेजरिंग सिलेंडर के अंदर, पहले इम्बाइबिशन से पहले की प्रोसेस और इम्बाइबिशन के बाद में क्या है, जो इनका साइज है हम देख सकते हैं काफ़ी लेवल तक इंक्रीज हो जाता है। तो ये एक जनरल प्रोसेस है जो हम नॉर्मल डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर। जो प्लांट्स हैं कैसे वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स के द्वारा, वो हम देखेंगे। रूट्स एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ वाटर बाय रूट हेयर्स प्रेजेंट इन मिलियंस एंड देन गोज इनटू द प्लांट्स। जो रूट्स हैं मेनली वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, उनके पास लाखों की संख्या में रूट एयर प्रेजेंट होते हैं, जो कि सरफेस एरिया है वाटर एब्जॉर्प्शन का उसको बढ़ा देते हैं, जहाँ ज़्यादा पानी है वो एब्जॉर्ब होता है फिर, और जो एब्जॉर्ब्ड वाटर है फिर उसको प्लांट के अलग अलग पार्ट में बेचा जाता है, अलग अलग प्लांट पार्ट्स। रूट हेयर्स
क्या होते हैं? थिन वाल्ड स्लेंडर एक्सटेंशन ऑफ रूट एपिडर्मल सेल, जो रूट की ऊपरली सरफेस होती है बिल्कुल, जो स्किन होती है एक प्रकार की, उसी से कुछ एक्सटेंशन मतलब आउटग्रोथ होती है, बाहर की तरफ निकले हुए कुछ सिलेंड्रिकल शेप की स्ट्रक्चर होती हैं ये, दैट ग्रेटली इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, जो कि जो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया उसको बढ़ा देते हैं। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड अलोंग विद द मिनरल सोल्यूट, और साथ में जो वाटर के साथ में जो मिनरल्स वगैरह खनिज लवण वगैरह वो भी वाटर के साथ ही अवशोषित कर लिए जाते हैं रूट्स एयर के द्वारा। और ये जो प्रोसेस है यहाँ पे स्पेशली वो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट है वो करवाई जाती है इसमें। एब्जॉर्ब्ड वाटर मूव डीपर इनटू द रूट लेयर्स बाय टू डिस्टिंक्ट पाथवेज, और जो पानी एब्जॉर्ब किया है रूट्स ने फिर वो अंदर वाली लेयर्स में जाएगा। अभी तो सरफेस पे ही है क्योंकि रूट एयर बिल्कुल सरफेस पे है, और अंदर वाली जो बिल्कुल जो जाइलम फिलोएम जो कि बिल्कुल सेंट्रल मोस्ट पार्ट में रहते हैं रूट के, तो वहां तक जाने के लिए दो पाथवे यूज करता है, एक एपोप्लास्ट पाथवे और एक सिम्प्लास्ट पाथवे। और यही पाथवे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। मोस्ट ऑफ वाटर फ्लो वाई एपोप्लास्ट बिकॉज कोर्टिकल सेल्स आर लूजली पैक्ड विद नो रेजिस्टेंस टू वाटर मूवमेंट। तो ज़्यादातर जो वाटर है वो एपोप्लास्ट पाथवे से ही मूव करता है, बिकॉज कोर्टिकल सेल्स आर लूजली पैक्ड, जो कोर्टिकल सेल कोर्टेक्स रीजन होता है, जो हाइपोडर्मिस रीजन होता है, उसके अंदर वो लूजली पैक्ड होती हैं काफ़ी, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है वो पाया जाता है, विद नो रेजिस्टेंस टू द वाटर मूवमेंट, जिसकी वजह से वो कोई भी वाटर मूवमेंट को मतलब रोकते नहीं है, आसानी से वाटर उनमें से मूव करता जा सकता है। एपोप्लास्ट पाथवे देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल्स इज थ्रू आउट प्लांट्स एक्सेप्ट एट कैस्परियन स्ट्रिप्स। तो इसमें क्या है, वाटर लगातार मूव करता हुआ जाता है इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में से, या फिर एडजेसेंट जो सेल वाल होती हैं उनमें से, सेल के अंदर एंटर करने की जरूरत नहीं है वाटर को इसमें, और थ्रू आउट प्लांट एक्सेप्ट एट कैस्परिन स्ट्रिप्स। ये कैस्परिन स्ट्रिप्स एंडोडर्मिस में होती हैं, जो कि वाटर के प्रति इम्परमेबिलिटी शो करती है, वाटर इनमें से मूव नहीं कर पाता। उस केस में जरूर वाटर को सेल के अंदर जरूर मूव करना पड़ता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके उसके बाद साइटोप्लाज्म में जाना पड़ता है, वरना एपोप्लास्ट पाथवे में वाटर को मूव करने की अंदर जरूरत नहीं पड़ती, जो सेल्स के बीच में जो खाली जगह होती हैं उनके थ्रू वो आगे बढ़ता रहता है। मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स एक्सक्लूसिवली थ्रू इंटरसेलुलर स्पेस एंड सेल वॉल्स। तो सेल वॉल भी परमेबल होती है वाटर के प्रति, तो उनके जरिए जो वाटर है आगे आगे मूव करता रहता है। डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन, तो इसमें जो सेल मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ती, सेल के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई एक सेल से दूसरी सेल में जाएगा फिर तीसरी सेल में, ऐसे बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाती है। और मूवमेंट है किसके ऊपर डिपेंड करती है, ग्रेडियंट के ऊपर। ग्रेडियंट वही है कंसंट्रेशन में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब जहाँ से वाटर मूव कर रहा है वहाँ पे कंसंट्रेशन हाई होनी चाहिए, और जहाँ पे वाटर जा रहा है तो वहाँ पे जिस रीजन के अंदर आगे मूवमेंट हो रही है तो वहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, तभी ये मूवमेंट ऑफ फास्ट हो सकती है। डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर, और यहाँ पे वाटर को मूव करने के लिए कोई भी बैरियर कोई रुकावट नहीं मिलेगा। मास फ्लो का मतलब है एक साथ मूव करता है, जैसे नदी में जो पानी है वो एक साथ मूव करता है, पूरे पूरे जो पार्टिकल एक साथ चलते हैं उसी को मास फ्लो बोला जाता है। टेंशन डेवलप्ड बाय द वाटर इवेपोरेशन डेवलप इन कंटिन्यूस स्ट्रीमिंग ऑफ वाटर इन द एपोप्लास्ट। टेंशन का मतलब है जो पानी उड़ता रहता है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, तो पानी की कमी होती रहती है प्लांट के अंदर, जिसके जरिए उसको नए वाटर को फिर रूट से खींचा जाता है, और ये टेंशन के द्वारा मतलब एक तनाव रहता है जो वो मदद करता है प्लांट के अंदर वाटर को खींचने के लिए। कंटिन्यूस स्ट्रीमिंग का मतलब एक धारा बनी रहती है लगातार वाटर की एपोप्लास्ट पाथवे में। मास फ्लो ऑफ वाटर अकर्स ड्यू टू एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी। एडहेसिव प्रॉपर्टी क्या होते हैं दोनों, ये एक प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। जब अलग अलग सब्सटेंस के बीच में हो तो उसको एडहेसिव बोलते हैं, और जब कोहेसिव का मतलब एक ही सब्सटेंस के अंदर, जैसे वाटर वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में यदि अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वो कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और जबकि एडहेसिव के अंदर क्या है, जब वाटर किसी भी प्लांट पार्ट के साथ उसके टच में आता है तो उसकी वजह से उसको साथ वो चिपकता हुआ आगे बढ़ता है। और ये मास फ्लो के अंदर ये दो प्रॉपर्टी है वही अपना रोल है वो प्ले करती हैं, जिसकी वजह से वाटर एक साथ मूव करता हुआ आगे बढ़ता रहता है। उसके बाद है सिम्प्लास्ट पाथवे। तो सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट, इसके अंदर क्या है, प्रोटोप्लास्ट कनेक्टेड मिलेंगे एक दूसरे के साथ प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन के द्वारा। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होते हैं, दो सेल को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं। नेबरिंग सेल आर कनेक्टेड, मतलब ये नहीं है कि भाई जो सेल वाल है वो कंप्लीट एक जैसी पाई जाती है पूरे के पूरे सेल के ऊपर प्लांट्स के अंदर, उसके अंदर कुछ कनेक्शन पाए जाते हैं, कुछ छिद्र रहते हैं जिसमें से एक सेल का मटेरियल है दूसरे सेल के मटेरियल के अंदर जा सकता है।
उनको प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। तो वाटर ट्रेवल्स थ्रू सेल्स एंड इंटरसेलुलर मूवमेंट्स इज थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। तो इसके अंदर क्या है, वाटर क्रॉस करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और वाटर सेल के अंदर चला जाता है, और उसके बाद जो इंट्रा सेलुलर जो मूवमेंट है, सेल्स के बीच में जो मूवमेंट है, वो प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा की जाती है। ये मूवमेंट स्लोअर रहती है, आराम आराम से मूव करता है वाटर, क्योंकि इसके अंदर जो सेल के अंदर काफ़ी सारे जो बैरियर्स है वो आते हैं जो वाटर को मूव करने में रोकते हैं। मूवमेंट्स इज अगेन डाउन ए पोटेंशियल ग्रेडियंट, और यहाँ पे भी पोटेंशियल ग्रेडियंट का ही रोल होता है। आगे वाले हिस्से में जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो कम है, और जो पीछे से जो वाटर आ रहा है वहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो मूवमेंट है वो आगे होती रहती है। मे बी एडिड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, और ये साथ में जो वाटर की मूवमेंट है उसको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब है साइटोप्लाज्म भी साथ साथ में मूव करता है वाटर के साथ में, उसकी वजह से वाटर मूवमेंट में थोड़ी सी इसमें सहूलियत है वो आ जाती है, थोड़ी सी सहायता उसको मिल जाती है। एग्जाम्पल है जैसे सेल्स ऑफ हाइड्रिला लीफ। हाइड्रिला एक एक्वेटिक प्लांट है, उसके अंदर जो वाटर मूव करता है वो सिम्प्लास्ट पाथवे से होता है। इजिली विजिबल मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू स्ट्रीमिंग। तो इसके अंदर हम जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो साथ में वाटर के साथ में क्लोरोप्लास्ट भी एक सेल से दूसरे सेल में मूव करते हुए जाते हैं प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। तो इस मूवमेंट को हम आसानी से माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो एक पिक से हम समझते हैं सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट को। सिम्प्लास्ट में क्या है, जैसे वाटर है, ये सेल है, उसके बाद नेक्स्ट सेल, इन सेलों में से बीचों बीच एंटर करता हुआ जा रहा है, और जबकि एपोप्लास्ट के अंदर है जो वाटर है वो सेल से बाहर के पोर्शन में इंटरसेलुलर स्पेस वगैरह है जो सेल वाला है उससे जाएगा, जिसकी वजह से वाटर को हर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे इसमें हर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा तो ये स्लो प्रोसेस होती है, जबकि एपोप्लास्ट में जो मूवमेंट है वो फास्ट होती है। बस जो एपोप्लास्ट है वो एक जगह पे सिम्प्लास्ट में चला जाता है कब, जब वो कैस्परिन स्ट्रिप्स, ये ऐसी स्ट्रिप्स होती हैं जो कि वाटर को इम्प्रेमेबल बनाती है, मतलब वाटर को मूव नहीं करने देती अपने अंदर से, उस टाइम जरूर जो एपोप्लास्टिक पाथवे है वो खुद सिम्प्लास्टिक पाथवे बन जाता है। और उसके बाद है ट्रांस सेलुलर रूट। ट्रांस सेलुलर रूट में क्या रहेगा, वाटर रैंडमली कहीं पे इंटरसेलुलर स्पेस में चला जाएगा, कहीं पे मतलब सेल के अंदर चला जाता है, तो अलग अलग मूवमेंट है वो शो करता है। और एक बारी जब ये एंडोडर्मिस में एंटर कर जाते हैं तो वहाँ पे जो फिलोएम जाइलम है, जाइलम के अंदर एंट्री हो जाती है इनकी, और जाइलम से फिर जो वाटर है वो आगे मूव करवाया जाता है। उसके बाद माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है, जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। कुछ सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं फंगस के, फंगस पाया जाता है कई जो हायर प्लांट्स हैं उनकी रूट्स के अंदर, जो कि एक वाटर एब्जॉर्प्शन में और मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। फंगल फिलामेंट फॉर्म ए नेटवर्क। जो फंगस हैं, जो उनके धागे जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, तो वो एक जाल जैसी संरचना बनाते हैं अराउंड द यंग रूट। जो नई रूट होती है उसके सराउंडिंग में दे पेनिट्रेट द रूट सेल्स, और वो साथ में रूट सेल्स के अंदर हैं, वहाँ तक वो मूव कर जाते हैं जो फंगल फिलामेंट्स हैं। हाइफी हैव ए वेरी लार्ज सरफेस एरिया दैट एब्जॉर्ब मिनरल आयंस। जो ये हाइफी है, जो फंगस है, वो बहुत ज़्यादा एरिया में फैल जाती हैं, जिसकी वजह से जो मिनरल आयन है और जो वाटर है वो सोइल से एब्जॉर्ब किए जाते हैं ज़्यादा मात्रा में, जो कि रूट्स के द्वारा तो पॉसिबल भी नहीं हो सकता। इतना ज़्यादा वाटर है जो फंगस है वो एब्जॉर्ब करके प्लांट को देती हैं। और इन टर्न जो रूट्स हैं प्रोवाइड शुगर्स एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स टू माइकोराइजा। तो इसके बदले में जो रूट्स हैं वो जो फंगस को खाना पानी वगैरह है, जो शुगर्स वगैरह है या फिर अलग कंपाउंड्स है वो देती रहती हैं। तो यहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब यही है कि दोनों का फायदा होता है, चाहे रूट्स हो चाहे फंगस हो, दोनों एक पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन है वो शो करते हैं, दोनों का बेनिफिट होता है, बोथ आर बेनिफिटेड। सम प्लांट्स हैव एन ओब्लिगेट एसोसिएशन विद माइकोराइजा। कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो ओब्लिगेट एसोसिएशन का मतलब है कि यदि फंगल पार्ट है वहाँ पे तभी वो ग्रो कर पाएंगे, विदाउट फंगल पार्ट वो ग्रो ही नहीं कर पाते हैं। तो जैसे पाइनस का जो सीड होता है वो कभी भी अपने आप ग्रो नहीं कर पाता जब तक उसको रूट्स के अंदर जो सोइल के अंदर जब उसको फंगस नहीं मिल जाता, और वो माइकोराइजा बनने के बाद ही उसकी ग्रोथ है वो स्टार्ट होती है। तो हम एक रूट का एग्जाम्पल देख सकते हैं। नॉर्मल रूट में जो ये ब्लू कलर के जो आपको धागे जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं, ये 3D व्यू है एक। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि माइकोराइजल एसोसिएशन कैसे पाया जाता है और जो मदद कैसे करता है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं जो अलग अलग धागे जैसी स्ट्रक्चर्स हैं, तो इनके अंदर
जो फंगस है वो इनके बिल्कुल इंटरनल पोर्शन तक प्रेजेंट रहती हैं। ये जो फंगल पार्ट है वो देख सकते हैं, ये इंटीरियर पोर्शन तक प्रेजेंट है, यहाँ पे रूट के अंदर तक वो पेनिट्रेट कर जाती हैं और उसकी वजह से जो खाना पानी वगैरह है ये एब्जॉर्ब करती रहती हैं। और जो बाहर वाला जो पोर्शन होता है उसमें काफ़ी सारे दागे जैसी स्ट्रक्चर्स हैं वो देखने को मिलेगी हमको, जो रूट्स के सराउंडिंग में रहती हैं। और उनका काम क्या रहता है, वाटर वगैरह है उसको मूवमेंट करवाने का। जैसे ये जो दागे जैसी स्ट्रक्चर्स हैं ये फिर वाटर वगैरह है जो मिनरल पार्टिकल है उसको ये रूट्स के अंदर भेजते रहते हैं। तो ये फंगल एसोसिएशन है जो माइकोराइजा हम समझ सकते हैं। और ये जूमिंग डायग्राम होता है जिसके अंदर एक जो फाइबर है वो रूट के अंदर जाता हुआ इसमें दिखा रखा है, जो हमने स्टार्टिंग में भी देखा है। उसके बाद है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो एक बार जब वाटर एंटर कर जाता है प्लांट के अंदर तो उसकी आगे की जो फर्दर मूवमेंट है वो कैसे होती है। तो ये केवल डिफ्यूजन से नहीं हो सकती, जैसे रूट्स में हमने डिफ्यूजन पढ़ा है, तो डिफ्यूजन से ही नहीं हो सकती क्योंकि वो बड़ी स्लो प्रोसेस होती है और फॉर शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट और थोड़ी डिस्टेंस तक ही वो काम करती है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस ए टिपिकल प्लांट सेल अबाउट 15 माइक्रोमीटर टेक्स अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेकंड। मतलब एक 50 माइक्रोमीटर तक, मतलब ये बहुत ही छोटी इकाई है डिस्टेंस की। तो उस तक भी जाने के लिए डिफ्यूजन के द्वारा वाटर को 2.5 सेकंड लग जाती है, 2.5 सेकंड लग जाती हैं। और यदि हम इसी तरीके से किसी एक 100 मीटर प्लांट के पास उसके टिप तक वाटर को डिफ्यूजन से पहुंचाने लग जाए तो काफ़ी साल लग जाती हैं और जितने में तो प्लांट है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए डिफ्यूजन के अलावा एक मास फ्लो है हाइपोथेसिस वो यूज की जाती है इसमें, जिसमें मोमेंट ऑफ सब्सटेंस इन बल्क, बल्क का मतलब है झुंड में चलता है जो सब्सटेंस है, मास के रूप में चलता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस की वजह से जैसे नदियों में पानी चलता है ना, इस तरीके से उसी को मास फ्लो बोला जाता है। सब्सटेंस इन सॉल्यूशन और इन सस्पेंशन, जो सब्सटेंस है हो सकता है वो सॉल्यूशन में हो, बिल्कुल घुला हुआ हो, या फिर वो सस्पेंशन मतलब वो उसके कुछ पार्टिकुलेट मैटर है वो ऐसे ही पड़े हुए हों किसी भी सॉल्वेंट के अंदर। तो उसमें स्वेप्ट, स्वेप्ट का मतलब बहाया जाता है अलोंग एट ए सेम पेस, एक सेम लय के साथ बहता है। जैसे एक फ्लोइंग रिवर होती है, बहती हुई नदी में पानी हम जैसे मूव करता देख सकते हैं, तो ऐसे ही मूवमेंट होती है। अनलाइक डिफ्यूजन, इसमें डिफ्यूजन जैसे वाटर मूव नहीं करता, जैसे डिफ्यूजन में जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बजाय प्रेशर ग्रेडियंट का बड़ा मैटर होता है, प्रेशर डिफरेंस के हिसाब से चलता है। कैन बी अचीव्ड बाय पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट। तो जो मास फ्लो है इसको अचीव करने के लिए पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी यूज किया जाता है। मतलब पॉजिटिव का मतलब बाहर से प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जैसे जो गार्डन होज होते हैं, गार्डन होज का मतलब जो पेड़ पौधों को पानी देने के लिए फुहारे यूज किए जाते हैं, तो वो एक प्रेशर से पानी फेंकते हैं, तो वो एक पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। या फिर नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी हो सकता है, जैसे सक्शन होते हैं थ्रू ए स्ट्रा, स्ट्रा के द्वारा, जैसे स्ट्रा हम यूज करते हैं जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के लिए, तो उसमें क्या है हम खींचते हैं पानी को। तो एक जब खींचना, एक प्रेशर लगाना, एक प्रेशर को मतलब किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचना, तो खींचने वाले को नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोलेंगे। और जबकि प्रेशर जो प्रेशर से बाहर की तरफ जो वाटर है वो भेजा जाता है तो उसको पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोला जाता है। तो ये दोनों फोर्स काम करते हैं वहाँ पे। ट्रांसलोकेशन, तो ये क्या होता है, बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू वेस्कुलर टिश्यू। तो इसके अंदर जो वेस्कुलर टिश्यू है जाइलम फिलोएम वो काम करते हैं ज़्यादा मात्रा में, जो वाटर का मूवमेंट करवाते हैं। जो जाइलम है वो ट्रांसलोकेट वाटर, मिनरल साल्ट एंड सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन्स फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स। तो जरूरी नहीं कि सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं वो फिलोएम के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट किए जाएं। जैसे जाइलम है वो वाटर और मिनरल्स के साथ साथ कुछ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं या हार्मोन्स हैं उनको भी मूव करवाता है रूट से एरियल पार्ट्स की तरफ। जबकि जो फिलोएम है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स उनको भी वो क्या कर सकता है, ट्रांसपोर्ट करवा सकता है। कहाँ से, पत्तों से अलग अलग पार्ट्स में, क्योंकि फिलोएम का काम होता है फूड ट्रांसपोर्ट का, फूड बनते हैं पत्तों में, और जो खाना बनने के बाद फिर अलग अलग पार्ट में फिलोएम टिश्यू के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो मेनली हम जाइलम के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्ट ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वाटर का मूवमेंट कैसे किया जा रहा है। तो ये एक फ्लो है, एक मास फ्लो हाइपोथेसिस को शो कर रहा है, जिसके अंदर जो वाटर है एक लय के अंदर मूव करता है। और वाटर मूवमेंट अप ए प्लांट रूट, मतलब वाटर है जो
अपवर्ड मूवमेंट कैसे करता है एक प्लांट के अंदर, तो इसके अंदर दो फैक्टर हैं वो काम करते हैं, एक रूट प्रेशर और एक ट्रांसपिरेशन पुल। तो रूट प्रेशर है वो हम देखेंगे क्या होता है, एज वेरियस आयंस एक्टिवली ट्रांसपोर्ट इनटू वैस्कुलर टिश्यू ऑफ द रूट। जैसे जैसे वाटर एब्जॉर्ब होता रहता है रूट के अंदर बाहर से, तो जिसकी वजह से क्या होता है, एक प्रेशर है जाइलम के अंदर वो बिल्डअप हो जाता है, प्रेशर है वो बढ़ता रहता है। कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग अप वाटर, जो कि पानी को ऊपर की तरफ धकेलना शुरू कर देता है, टू स्मॉल हाइट्स, कुछ ही हाइट तक ये धकेल पाता है। इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इज आल्सो ऑब्जर्वेबल एट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग व्हेन इवेपोरेशन इज लो। तो जो इफेक्ट है रूट प्रेशर का वो ज़्यादा कब देखने को मिलता है, खासकर नाइट की कंडीशन में और मॉर्निंग के टाइम पे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो ट्रांसपिरेशन है, वाष्पोत्सर्जन है, वो कम होएगा, जिसकी वजह से पानी का लॉस कम होता है, और पानी का लॉस कम होएगा तो एक टेंशन कम क्रिएट किया जाएगा प्लांट के अंदर, और वो टेंशन ही पानी को खींचने वाला एक मेन फैक्टर काम करता है प्लांट्स के अंदर। लेकिन रात को और सुबह मॉर्निंग में तो ट्रांसपिरेशन होती नहीं है, जिसकी वजह से ज़्यादातर जो वाटर ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो रूट प्रेशर के द्वारा ही किया जाता है। सिग्निफिकेंस क्या होता है, रूट प्रेशर प्रोवाइड ए मोडेस्ट पुश इन ओवरऑल प्रोसेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। मोडेस्ट का मतलब एक मीडियम सा, एक माध्यम सा, एक पुल का मतलब धकेलते हैं वाटर को, जो कि थोड़ा बहुत वाटर ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। डू नॉट प्ले ए मेजर रोल इन वाटर मूवमेंट अप टाल ट्रीज, मतलब ज़्यादा हाइट तक ये प्रेशर है वो काम नहीं करता। ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन इन कंटिन्यूस चेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन जाइलम, तो ज़्यादातर जो कंट्रीब्यूशन है वो जाइलम के अंदर ही इस रूट प्रेशर के द्वारा वो किया जाता है। एक गटेशन प्रोसेस होती है वो क्या होती है, एक्सेस वाटर कलेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। तो कुछ प्लांट, ज़्यादातर जो हर्बेसियस प्लांट होते हैं, घास फूस वाले जो पौधे होते हैं, उनमें क्या होता है, जो खासकर मॉर्निंग टाइम में हम कुछ उनके जो टिप पे, जो लीफ की टिप होती है, वहाँ पे हाइपोथोडियम नाम की एक पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। उससे क्या होता है, वाटर है वो लिक्विड फॉर्मेट में बाहर निकलता है, लिक्विड फॉर्म में बाहर निकलता है। वैसे तो वाटर है वो ट्रांसपिरेशन में वाटर वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकलता है प्लांट से, लेकिन जब वो लिक्विड फॉर्म में बाहर निकलता है बूंदों की फॉर्म में, तो उसी प्रोसेस को गटेशन बोला जाता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, अराउंड स्पेशल ओपनिंग ऑफ वीन्स। कुछ जो वीन्स हैं वो स्पेशल ओपनिंग बनाती हैं नियर द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड, मतलब ग्रास ब्लेड मतलब घास का जो पत्ता होता है उसकी बिल्कुल नोक वाले भाग पे जो वाटर है वो डायरेक्ट लिक्विड फॉर्म में बाहर निकाला जाता है, तो उस प्रोसेस को गटेशन बोला जाता है। और जैसे हमने बात की है रूट प्रेशर की, तो इसमें क्या है, रूट प्रेशर को किस तरीके से मापा जा सकता है। जैसे हमने कोई भी एक पोटेड प्लांट लिया, उसका जो स्टेम है वो बीच से कट कर दिया, और उसके बाद एक पाइप रबड़ ट्यूब लगाएंगे, और एक्सक्लूडेड लिक्विड है वो एक्सयूडेड का मतलब है कुछ लिक्विड पार्ट हम पहले से इसके अंदर रखेंगे, और उसके बाद चेक करेंगे कि जो रूट है जो जैसे जैसे वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी, तो ये वाटर इस जो ब्लू कलर का पोर्शन है वो बढ़ना स्टार्ट होएगा, और जो कि आगे प्रेशर अप्लाई करता है इस मरकरी मीटर के ऊपर, मैनोमीटर जिसको बोलते हैं, प्रेशर मापने की एक इकाई होती है। तो जैसे मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और जैसे जैसे ये प्रेशर यहाँ पे बढ़ता रहेगा तो ये जो लेवल है हम चेक कर सकते हैं, मीटर में देख सकते हैं कितने लेवल तक ये जो मरकरी है वो बढ़ता है, और उस हिसाब से जो रूट प्रेशर है उसकी वैल्यू हमको पता लग जाती है कितना प्रेशर वहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है। तो जो मेन फैक्टर होते हैं, जैसे रूट्स हैं, रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, तो जैसे रूट हेयर्स हैं, तो उसके बाद ये अलग अलग जो रूट्स, जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी रूट्स हैं उनके अंदर वाटर आ जाता है। उसके बाद जाइलम से इसको ऊपर की तरफ धकेला जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में, और उसके बाद लास्ट में जो पत्ते हैं, पत्तों से ट्रांसपिरेशन के रूप में उसको वाटर को बाहर निकाल दिया जाता है। छोटे प्लांट्स में तो रूट प्रेशर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो हम देख सकते हैं जो प्रेशर है उसकी वैल्यू रूट सेल्स में -0.2 मेगा पास्कल के आसपास होती है, स्टेम के अंदर 0.6 माइनस, मतलब ये एक्सप्रोमेक्टली का निशान है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि लगभग जो वैल्यू शो करता है 0.6 मेगा पास्कल। और जो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो एक क्रिएट होता है जहाँ पे नीचे वाटर प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर वाटर प्रेशर कम है, तो जिसकी वजह से जो वैल्यू है ऊपर की तरफ है, जो प्रेशर है माइनस में है वैल्यू, तो यहाँ पे हाइयर वैल्यू क्या शो कर रही है कि ये कम है। माइनस में जो हाइयर वैल्यू होती है वो कम होती है, और यहाँ पे माइनस में जो छोटी वैल्यू है वही बड़ी वैल्यू का रूप में काम करती है। तो प्रेशर इस साइड में नीचे रूट्स की साइड में ज़्यादा है, ऊपर की साइड में कम है, जिसकी वजह से एक
मास फ्लो देखने को मिलता है वाटर का। उसके बाद है रूट प्रेशर को एक्सपेरिमेंट से कैसे समझेंगे हम। चूज ए स्मॉल सॉफ्ट स्टेम्ड प्लांट ऑन ए डे। दिन के समय पे हमने एक सॉफ्ट स्टेम्ड का मतलब है बिल्कुल नरम तने का एक पौधा सेलेक्ट करना है, छोटा पौधा। व्हेन देयर इज ए प्लेंटी ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, उस टाइम हमने सेलेक्ट करना है जब अच्छी खासी जो नमी है वो वातावरण में हो। कट स्टेम हॉरिजेंटली, तो स्टेम को हमने क्या करना है, हॉरिजेंटली कट करना है बेस से। विद ए शार्प ब्लेड, मतलब अच्छे नुकीले चाकू के साथ या फिर किसी भी जो नुकीली चीज़ है ब्लेड से कट करना है। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह के टाइम में, क्योंकि उसी टाइम रूट प्रेशर ज़्यादा होता है। ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऊज आउट ऑफ द स्टेम ड्यू टू पॉजिटिव वाटर प्रेशर, तो क्या होएगा, जो बूंद है पानी की, कुछ बूंदें हैं वो जो कटे हुए भाग हैं उसके ऊपर आना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव रूट प्रेशर का मतलब है रूट नीचे से जो प्रेशर ऊपर की तरफ लगा रही है उसको पॉजिटिव रूट प्रेशर बोल देंगे। उसकी वजह से जो वाटर है, ऊज आउट का मतलब बाहर निकलना, तो बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। फिक्स ए रबर ट्यूब टू कट स्टेम, कलेक्ट एंड मेजर द रेट ऑफ एक्सयूडेशन। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, रबड़ ट्यूब को उस कटे हुए भाग के ऊपर लगा के और जो वाटर है उसको कलेक्ट कर सकते हैं। और जो एक्सयूडेशन का मतलब है जो भी जो उसमें से सब्सटेंस रिलीज हो रहा है उसको एक्सड्यूट्स बोला जाता है। और जो प्रोसेस है जिसके द्वारा वाटर को बाहर रिलीज किया जा रहा है उस प्रोसेस की हम रेट भी देख सकते हैं, कितने टाइम में कितना वाटर है हम कलेक्ट कर पा रहे हैं। आल्सो डिटरमाइन कंपोजिशन ऑफ एक्सीड्यूएट्स, तो एक्सीड्यूएट्स के अंदर क्या क्या मटेरियल प्रेजेंट है तो उसके भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंट है ये बता रहा है कि एक पोटेड प्लांट लेना हमने और इसका ये क्रॉस सेक्शन दिखा रखे है। और इसके अंदर क्या है, रूट्स प्रेशर, जो वाटर है नीचे हमने वाटर रखने के लिए थोड़ा सा एक कंटेनर भी दे रखा है जिसके अंदर वाटर है। और रूट्स क्या है, वाटर को लेंगी और जैसे जैसे ये ट्यूब रबर ट्यूब है इसके अंदर जो एक्सीड्यूएट्स हैं, एक्सीडेट्स ये इकट्ठे होते शुरू और होने स्टार्ट हो जाएंगे इसके अंदर। और इसको हमने क्या करना, कलेक्ट करना है और टाइम चेक करना है कि कितने टाइम में इसकी जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है। उससे हम स्पीड भी पता कर सकते हैं, रूट प्रेशर से जो वाटर है वो कितनी स्पीड में ऊपर ले जाया जाता है। उसके बाद है ट्रांसपिरेशन पुल, ये सेकंड फैक्टर है जो कि वाटर मूवमेंट में मदद करता है। अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर थ्रू जाइलम अचीव्स फेयरली हाई रेट्स अप टू 15 मीटर पर हावर, तो जो ऊपर की तरफ वाटर की मूवमेंट होती है वो जाइलम के द्वारा अचीव की जाती है। फेयरली हाई रेट मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से यहाँ पे जो मूवमेंट है वो देखने को मिलती है। अप टू 15 मीटर पर हावर मतलब 15-15 मीटर तक की हाइट तक एक एक घंटे में जो वाटर है वो मूव करवाया जाता है इसमें। वाटर इज मेनली पुल्ड थ्रू प्लांट, तो वाटर को मेनली खींचा ही जाता है ऊपर की तरफ। और ड्राइविंग फोर्स फॉर द प्रोसेस इज ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लीव्स, और जो मेन जो फोर्स काम करता है वाटर को ऊपर खींचने वाला वो ट्रांसपिरेशन होती है, जो वाष्पोत्सर्जन होता है पत्तों से जो पानी का उड़ना स्टोमेटा से। तो मैकेनिज्म क्या होता है इसमें, वाटर इवेपोरेट्स थ्रू स्टोमेटा, जैसे ही स्टोमेटा से पानी है वो उड़ता है बिकॉज ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर्स इन दैट, यहाँ पे भी डिफ्यूजन ही काम करता है कि जैसे जो एटमोस्फियर में उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है किसके कंपैरिजन में, जो लीफ है, लीफ की जो सेल्स होती हैं गार्ड सेल्स उनसे ज़्यादा है, एज टू सब स्टोमेटल कैविटी एंड इंटरसेलुलर स्पेस। तो वही बात है, जो लीफ के अंदर अलग अलग जो एरिया है सब स्टोमेटल कैविटी का मतलब स्टोमेटा की जो कैविटीज हैं उनके अंदर, और इंटरसेलुलर स्पेस हैं जो पत्तों के अंदर जो सेल्स हैं उनके बीच में जो वाटर है उससे तो कम ही एटमोसफियर में, जिसकी वजह से वाटर है वो वेपोरेट्स होता है। और वहाँ पे थिन फिल्म ऑफ वाटर ओवर सेल्स इज कंटिन्यूस, तो सेल्स के अंदर जो एक पतली परत होती है जो पानी की जो एक मास फ्लो के रूप में मूव करती है वो हमेशा लगातार बहती रहती है। रिजल्ट्स इन पूलिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल, जिससे क्या होगा, एक मॉलिक्यूल है वो जैसे ही बाहर चला जाता है एनवायरनमेंट में तो वो अंदर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, एक के बाद एक मॉलिक्यूल को खींचते रहते हैं वो इनटू लीफ फ्रॉम द जाइलम, जाइलम से लीफ के अंदर खींचा जाएगा। वाटर डिफ्यूजेज इनटू सराउंडिंग एयर, जो वाटर है उसको आसपास के वातावरण में छोड़ा जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। और दिस क्रिएट से पुल, इससे खिंचाव बन जाता है, क्रिएटिंग ए प्रेशर सफिशिएंट टू लिफ्ट ए जाइलम साइज्ड कॉलम, तो जाइलम साइज का एक जो ट्यूब होती है पतली ट्यूब उसके अंदर वाटर को 130 मीटर तक की हाइट तक भी ऊपर तक खींचा जा सकता है। तो खींचने वाला फोर्स ज़्यादा काम करता है, हालांकि रूट प्रेशर भी अपना रोल प्ले करता है लेकिन उसका जो कम हाइट तक ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है।
तो इसमें हम समझ सकते हैं जो मूवमेंट बता रहा है, जैसे ही ये वाटर जो लीव्स के अंदर वाला पोर्शन है उसके अंदर हम देख सकते हैं वाटर को एनवायरनमेंट के अंदर भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से वो पास वाले वाटर्स को खींचेगा। उसके बाद उसको जो ये जाइलम पोर्शन है लीफ के अंदर, उससे वाटर को फिर लीफ के सेल से उनके पास लेके आया जाता है। और जाइलम है जो अलग अलग जो पोर्शन है स्टेम के बीच में जो रूट्स के अंदर है, उससे क्या होता है फिर एक के बाद एक नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को, वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऊपर की तरफ खींचता रहता है। तो इस तरीके से वाटर है रूट्स के द्वारा खींचा जाता है और स्टेम से होता हुआ पत्तों के द्वारा उसको बाहर ट्रांसपिरेशन कर दिया जाता है। और जो भी प्लांट की नीड होती है वाटर की, वो भी जहाँ पे नीड है वहाँ से इस वाटर को ले लिया जाता है, जो भी अलग अलग चैनलाइज फॉर्म में चल रहा है। तो जो वाटर है ज़्यादातर तो ट्रांसपेरेंट ही हो जाता है। माना जाता है कि जो 95% जो रूट्स पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, मतलब जो पानी एब्जॉर्ब किया जाता है रूट्स के द्वारा, उसका 95% जो भाग है वो तो ट्रांसपिरेशन से उड़ा ही दिया जाता है। तो 5% वाटर है वही यूज करता है एक प्लांट। उसके बाद है कोहेसन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल। कोहेसन का मतलब है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, और टेंशन का मतलब उनके द्वारा की जाने वाली जो टेंशन क्रिएट होती है, जैसे हमने लीव्स में देखा है एक लो ग्रेडियंट वहाँ पे तैयार रहता है, प्रेशर कम बनता है। ट्रांसपिरेशन पुल मतलब जो हमने ये मॉडल देखा है उसके अंदर, तो वाटर इज ट्रांजिस्ट इन प्लांट। पानी है जो पौधों में कुछ टाइम तक ही रहता है, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टोर नहीं रहता है। नया नया पानी जो रूट से आता रहता है, और जो पुराना वाला वाटर है वो स्टोमेटा के जरिए उड़ाया जाता है। लेस देन 1% यूज इन फोटोसिंथेसिस। पौधा केवल फोटोसिंथेसिस में जो हम प्रोसेस देखते हैं CO2 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, जो ग्लूकोज और जो ऑक्सीजन बनाता है, तो उसमें जो वाटर हम यूज करते हैं रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस में, वो केवल 1% ही होता है जो ये वाटर एब्जॉर्ब करता है रूट्स के द्वारा। और जो प्लांट ग्रोथ है उनके अंदर भी बहुत कम वाटर है वो यूज होता है। मोस्ट ऑफ इट लूज थ्रू द स्टोमेटा। और जैसे बताया है कि 95% जो वाटर ज़्यादा ही मात्रा होती है उसकी, वो पत्तों के द्वारा बाहर रिलीज कर दिया जाता है, एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाता है। कैन बी ऑब्जर्व्ड एज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फॉर्म्ड इनसाइड बैग। तो जैसे हम किसी भी छोटे प्लांट को पॉलिथीन बैग से कवर करते हैं तो उसमें नमी जो कुछ छोटी छोटी बूंदें हैं वो देख सकते हैं, और वो बूंदें कहाँ से आई हैं, वाटर से आई हैं। वैसे हम यदि मार्केट से सब्जी भी लेके आते हैं, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं पॉलिथीन में, यदि उनको नहीं निकालते हैं तो वो क्या हो जाती हैं, जो वाटर है उनका वो पॉलिथीन के ऊपर लगना स्टार्ट हो जाता है। तो वो भी एक ट्रांसपिरेशन को ही शो करता है। Water loss from a leaf also observed by using cobalt chloride paper। तो वाटर लॉस को पत्तों से देखने के लिए हम कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है उसको भी यूज कर सकते हैं, जो कि अपना कलर चेंज कर लेता है जैसे ही वाटर उसके अंदर एब्जॉर्ब किया जाएगा।